हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बीपीएससी एडीओ में जनरल साइंस बायोलॉजी का सवाल पूछा गया था 20 अप्रैल 2026 को। उस सवाल को आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे 72nd बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे दोबारा एडीओ देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एलियन लाइफ इज नोन एज। एलियन लाइफ यानी बाहरी जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। बायोकेमिस्ट्री ये अप्लाइड साइंस है, दैट इज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी बायोलॉजिकल सेल्स में जो भी कंपोनेंट है उनके स्टडी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। लास्ट में क्या बच गया? जेनोबायोलॉजी। यही करेक्ट आंसर है इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्पर इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ। क्रिस्पर किसका टेक्नोलॉजी है? रोड सेफ्टी का होगा? नहीं है। कलर मिक्सिंग का है? नहीं है। लेजर बाइंडिंग का? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? जीन एडिटिंग। क्रिस्पर जो है वह जीन एडिटिंग का टेक्निक है, जिसमें हम लोग फॉल्टी जीन को हटा करके करेक्ट जीन डाल देते हैं और उसको हम लोग सही कर देते हैं। इसी को बोलते हैं क्रिस्पर। बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी किस बात को एक्सप्लेन करता है? सबको पता है बिग बैंग थ्योरी बताता है यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के समान रूप से प्रसार को कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसी को एक्सप्लेन किया था। सबको क्लियर है? आंसर बी ही होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनने वाला था, आप बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल। आइए देखते हैं ऑप्शन ए को। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन फैक्ट्री इज द राइबोसोम। राइबोसोम पर ही प्रोटीन का बायोसिंथेसिस होता है। ठीक है, समझ में आ रही? इसलिए बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स कहते हैं लाइसोसोम्स को। ठीक है, समझ में आ रहा हो आशा करता हूँ। गोल्गी बॉडी, यहाँ पर पैकेजिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है बायोमोलिकुल्स का। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के पावर हाउस को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, दैट इज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी की किताब पढ़ी है, उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर यूजिंग डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, उस समय आपको पता है कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए हमको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आरएनए प्राइमर का। तो रेप्लिकेशन के बाद में अगर आरएनए प्राइमर को हटाना है प्रोकैरियोट्स में, इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं आशा करता हूं मैं। डीएनए लैगेज क्या करता है? डीएनए लैगेज उत्तर होगा नहीं। डीएनए लैगेज का काम क्या है? दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ता है, यानी डीएनए के दो फॉस्फेट ग्रुप को लेकर के जोड़ के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। हेलिकेज क्या करेगा? ये डीएनए को खोल देता है,
प्राइमेज आरएनए प्राइमर को बनाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? क्लियर हो रहा हो आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी टॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ? क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी की किताब खोलिएगा, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का चैप्टर में, उसमें डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है। सेक्यूअर ट्री, सेक्यूअर ट्री कम से कम 118 मीटर का होता है, 118.6 मीटर का होता है सेक्यूअर ट्री। ये सबसे लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर। इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछता है एक्सप्लोजिव सीड पॉड्स that release seeds with very high velocity and send them off to large distance। कहने का मतलब है कि सीड को रिलीज करने का जो मैकेनिज्म है वह मैकेनिज्म है वेरी हाई वेलोसिटी के साथ। इस मैकेनिज्म से सीड को कौन रिलीज करता है? इसका आंसर होगा इम्पेसेंस। इम्पेसेंस एक प्लांट है जो अपने सीड को हाई वेलोसिटी के साथ रिलीज करता है, सीड को हाई वेलोसिटी मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, इसका उत्तर यही होगा। बाकी सब में ये मैकेनिज्म नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि प्लांट्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद द colonial British rule in India and have been linked to some revolts on Indian soil। आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नील। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिया है नील, उसने क्या किया है बोटेनिकल नेम दे दिया है, जैसे कि पायरस मेलस। ये एप्पल का बोटेनिकल नेम है। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, यही है इंडिगो का बोटेनिकल नेम। इंडिगो का बोटेनिकल नेम क्या है? इंडिगोफिरा टिंक्टोरिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अजाडिरक्टा इंडिका, ये नीम का बोटेनिकल नेम है, याद रखिएगा। फाइकस इंडिका, ये बनियान ट्री का ये बोटेनिकल नेम है, इसलिए आंसर भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट इंडिगो लिख सकता था बट थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है? पंचम माहेश्वरी, ये है फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी पंचम माहेश्वरी। सलीम अली को बोलते हैं बर्ड मैन, इनके नाम पर ये बर्ड सेंचुरी भी है। विलियम रॉक्सबर्ग, यही है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, यही है विलियम रॉक्सबर्ग। रॉबर्ट हुक, सेल के इन्होंने डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सारे ऑप्शन बता दिया, आंसर क्या होगा? विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सेल प्रोवाइडिंग अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड एज। एक सिंगल कोशिका से पूरे होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, एपोस्पोरी क्या होता है? एपोस्पोरी होता है गैमेटोफाइट फ्रॉम एस्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। कॉपी में लिख लीजिए, एपोस्पोरी क्या होता है? स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनाना बिना स्पोर बनाए हुए। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्या होता है? ये होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट गिविंग होल ऑर्गेनिज्म। इसमें पौधा का कोई पार्ट, एग्जाम्पल स्टेम ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, इन सभी को अगर मिट्टी में डाल दीजिएगा तो इससे होल
ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टोटीपोटेंसी नहीं, क्योंकि टोटीपोटेंसी में हमको कोशिका चाहिए, सेल चाहिए, प्लांट का पार्ट्स नहीं चाहिए। प्लूरीपोटेंसी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सेल ही होता है, बट यहाँ सेल से सम ऑफ द ऑर्गन बनाया जाता है, कुछ ही ऑर्गन बनता है, होल बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता है, सम ऑफ द ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। किससे? प्लूरीपोटेंसी से। तो सारा ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनोटिक डिजीज के बारे में कौन सा कथन सही है? जूनोटिक डिजीज, तो याद रखिएगा, जूनोटिक डिजीज क्या होता है? ये ऐसा बीमारी है जो जानवर से मनुष्य में फैलता है, वर्टिब्रेट एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में ये बीमारी फैलता है। कैसे? ओनली कंटामिनेटेड फूड से नहीं होगा, यहाँ पर फूड भी होगा, वाटर भी होगा, एयर भी होगा। एयर, वाटर और फूड के कंटामिनेशन से भी होता है। बाई प्लांट पैथोजेंस नहीं होगा। डिजीज कन्फाइंड टू वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ओनली, सिर्फ वन्य जीव प्रजातियों तक ही सीमित रोग है, ऐसा गलत है। ठीक है, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी किसके द्वारा किया जाता है? इस चार ऑप्शन में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन लिख ले, इसका आंसर होगा IgE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। IgE होगा। IgA के बारे में लिख लीजिए। बॉडी में जहां भी सिक्रीशन होगा, बॉडी में जहां भी सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन, बॉडी में जहां भी सिक्रीशन होगा वहां IgA पाया जाएगा। IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। प्लासेंटा क्रॉसिंग, यानी मदर के बॉडी से प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए बच्चों में जाता है, यही एंटीबॉडी IgG। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। IgM फर्स्ट टू प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जैसी बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा, सबसे पहला जो एंटीबॉडी निकलता है वह है IgM। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका IgE उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? इस बार जेनेटिक्स से सवाल खूब पूछा है। इसमें कौन सा मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लेकिन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। बट लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑफिशियल लॉ नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफिशियल लॉ है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यही मेंडेलियन लॉ नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है DNA डबल हेलिक्स का मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो DNA डबल हेलिक्स में, DNA का जो डबल हेलिक्स होता है वह दोनों हेलिक्स क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। कैसे? अगर ये 5 प्राइम पर है तो ये 3 प्राइम पर होगा, तो और ये 3 प्राइम है तो इसके बगल वाला स्टैंड 5 प्राइम पर होगा, ये 3 प्राइम पर होगा। इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल। याद रखिएगा, एंटी पैरेलल इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है 72वां BPSC में, तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने पॉपुलराइज किया था ड्रोसोफिला एज अ जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म? मेंडल साहब। कौन थे? मेंडल साहब थे जेनेटिक्स के फादर। जेनेटिक्स फादर कौन थे? मेंडल साहब थे। ठीक है। रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने DNA डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर खींचा गया था उसके लिए सफिशिएंट डाटा रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। एक्सरे का डाटा, एक्सरे डाटा इन्होंने ही दिया था, जिसके आधार पर वाटसन एंड क्रिक साहब ने DNA के डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर खींच दिया था। थॉमस हंट मॉर्गन, यही इंसान थे जिन्होंने ड्रोसोफिला पर रिसर्च किया और कहा कि ड्रोसोफिला क्या है? ये एक जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। थॉमस हंट मॉर्गन इज द करेक्ट आंसर।
जेम्स वाटसन पिछले स्लाइड में जानते ही हैं, यही दिए थे, डबल डीएनए का डबल हेलिक्स दिए थे, डीएनए डबल हेलिक्स, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेट दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल, जीने की सर्वाइवलिटी बढ़ाता है, कौन सा ट्रेट? यह उत्तर है एडेप्टेशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है डीएनए में चेंजेज, बट उससे सर्वाइवलिटी नहीं आती है। वेरिएशन से भी उतना सर्वाइवलिटी नहीं आता है, हाइब्रिड से नहीं आता है, सिर्फ एडेप्टेशन से आता है। नहीं लोग बोलता है वह एडेप्ट कर गया है, एडेप्ट मतलब वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है, यही एडेप्टेशन ट्रेट है जो वातावरण में ढालने, अपने आप को सर्वाइवल करने में मदद करता है। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में 20 अप्रैल 2026 को। बीपी से एईडी में पूछा हुआ जनरल साइंस केमिस्ट्री के सवाल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब जम के रिवीजन करते रहिए, वही मूल मंत्र है। और साइंस का क्वेश्चन बनाने के लिए एनसीईआरटी किताब क्लास 11-12 को पढ़िए, वहीं से आपका कल्याण होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।